वेबिनार लॉकडाउन के इस कठिन दौर में जीतेगा किसान की परियोजना क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है, जिसका विषय है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड समर क्रॉप कल्टीवेशन इन राजस्थान ड्यूरिंग कोविड-19। इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए निश्चित समय में पूरा करने हेतु मेरा सभी प्रमुख स्पीकरों से अनुरोध और निवेदन है कि वो दिए गए समय जो कि 4 से 5 मिनट का है, अपने विषय पर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें, ताकि जो अधिक से अधिक समय हमें किसानों के साथ चर्चा करने के लिए प्राप्त होगा और किसानों की समस्याओं को सुनने और उसके समाधान ढूंढने के लिए उपयुक्त होगा। वेबिनार मीटिंग का आरंभ करते हुए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सुदर्शन सूर्यवंशी जी इस वेबिनार का ओपनिंग रिमार्क के साथ शुरुआत करेंगे और वो अपना प्रकाश डालेंगे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, जो कि इस लॉकडाउन के दौरान जो है खेती के ऊपर असर डाल रहा है। श्री सुदर्शन सूर्यवंशी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है सब लोगों का इस वेबिनार में। हर कोई जानता है कि हम बहुत ही एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और पर्टिकुलरली कृषि के लिए ये कठिन दौर काफी समस्या लेकर आया है और इसलिए प्रदीप जी और उनकी टीम है डीसीएम श्रीराम के सहयोग से एक जो परियोजना कोटा के पास के जो गांव है उसमें कार्यान्वित कर रही है। वहाँ के किसानों के लिए एक प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इस कठिन दौर के या लॉकडाउन के दौरान, तो एक वेबिनार का आयोजन प्रदीप जी ने किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केवीके के साइंटिस्ट इंचार्ज के बीच में मौजूद है। ऐसे ही डीसीएम श्री राम के सारे अफसर इसमें मौजूद है और ऐसा की तरफ से भी हमारे जो एक्सपर्ट है वो भी मौजूद है। तो जैसे कि प्रदीप जी ने बोला है कि किसानों की समस्याओं को ध्यान रख के हम लोग इस वेबिनार को आगे ले जाएंगे, किसानों से बातचीत करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो हमारे साइंटिस्ट है केवीके के और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनसे जो हमें इस कठिन दौर में मार्गदर्शन चाहिए, उसके लिए समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उनके विचार हम सारे किसान और सारे लोग सुनना चाहेंगे और इसका उद्देश्य एक है कि इस कठिन दौर में जो किसान ने पैदावार की है उसका भी मार्केटिंग कैसे हो, आगे जो सीजन आ रहा है जेठ का उसका भी प्लानिंग कैसे हो, उसमें कौन से क्रॉप्स, कौन सी फसल ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, किसान ने क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो, इस बारे में चर्चा हो। तो मैं सबके स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और को विनंती करूंगा कि आप इस वेबिनार को आगे ले चलें। मीटिंग आईडी धन्यवाद सुदर्शन जी। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उसने यह अवश्य साबित कर दिया है कि जो पुरानी कहावत है कि कृषि घाटी और व्यवस्था का मुख्य आधार है। अतः बताने में काफी हर्ष हो रहा है कि सभी का ध्यान इस समय खेती की तरफ है कि कैसे हम खेती से अधिक उत्पादन कर पाए, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान भले ही अन्य कार्य नहीं हो रहे हैं परंतु लोगों को खाद्य पदार्थ की आवश्यकता हमेशा होती है, उनको 2 जून की रोटी जरूर चाहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर के.एम. मीणा साहब से कि वो अपने विचार रखें और बताएं कि इस लॉकडाउन के दौरान किसान कैसे अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। के.एम. मीणा साहब।
डॉक्टर के मीणा साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर के मीणा साहब आगे सुन दिया था ना अपना वो जब वो आपने सुनोगे ना जब लगा आपने इसकी तो करा अपना फोटो तो आ रही है। डॉक्टर मीणा साहब आवाज नहीं आ रही है? हेलो उनको आवाज दे रही है कैसे खोलना है उनका? हेलो 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 वो नट ले हेलो डॉक्टर गौतम साहब हैं? हाँ डालेगा। हेलो डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? गौतम जी ने म्यूट डॉक्टर गौतम ने म्यूट कर रखा है प्रदीप जी। हाँ सही क्रिया तो म्यूट हटाओ। हेलो हाँ हेलो हाँ हेलो हाँ ये म्यूट हटाओ इसका म्यूट। ये धनराज जी हेलो डॉक्टर गौतम साहब सर ये इसका म्यूट ऑफ करो ना। क्या? हेलो ये किसी सिस्टम में शायद दो डिवाइसेस साथ साथ में है, वो प्लीज थोड़ा सा गैप बना लें, है ना। वो साथ में रहने की वजह से साउंड इको होता है। महावीर हाँ म्यूट को हटाओ, म्यूट को आवाज आओगी ताकि भी अरे कहाँ हट रही है ये म्यूट वो हटेगा। टच कर स्क्रीन पे। जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ जरा फोन पे संपर्क करो गौतम साहब से। स्पीकर के अलावा बाकी सभी लोग अपना माइक बंद कर ले। स्पीकर के अलावा सब अपना माइक बढ़िया हो गया आवाज। भगवान सिंह साहब आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हाँ भगवान सिंह साहब आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं? हाँ सर आ रही। तो बीच में अभी संपर्क होता है अगर मीणा साहब से और गौतम साहब से, तो हम लोग उनकी स्पीच को ले लेंगे। मुझे लगता है कि समय का ध्यान रखते हुए भगवान सिंह साहब से सुनते हैं। प्रदीप सर गौतम सर आ चुके हैं। नहीं बट गौतम साहब आवाज आ रही है? ये रिंकू गुजर, आप अपना ऑडियो और वीडियो दोनों बंद कर लीजिए प्लीज। ईयरफोन से हो रही है। हेलो डॉक्टर गौतम साहब आवाज आ रही है? नहीं उनसे नहीं सुनी, मुझे लगता है कि वो कुछ वीडियो तो उनका ऑन है, ऑडियो भी ऑन है। हाँ भजन भी आई है। तो बीच में हम लोग संपर्क कर लेते हैं। भगवान सिंह साहब आगे बढ़े, लेके हम लोग आगे बढ़ाइए प्लीज। तो भगवान सिंह साहब आप से गुजारिश है कि आप अपने विचार रखें आज के इस दौर में जो है किस तरह से जो है किसान जो उनको जो एग्री इनपुट्स की सप्लाई में काफी बाधा आ रही है, वो नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको नहीं मुहैया हो पा रहा है। तो आप क्या बताना चाहें, क्या सुझाव देना चाहें, कहाँ से वो इसको प्रोक्योर कर सकें? भगवान सिंह साहब। सर गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड किसान भाई सबका मैं कृषि विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं। आज जो कोविड ध्यान में रखते हुए
जो आदान है, अपने खाद है, बीज है, दवाई है, वो किसानों को सुचारू रूप से मिले, तो इसके लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है कि जितने आदान विक्रेता है अपने जिले के अंदर, वो आदान विक्रेता किसानों को समय पर खाद, बीज, दवाई उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए एक समय निर्धारित किया हुआ है। उसमें किसानों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक उनको आदान की उपलब्धता होगी। कुछ एरिया ऐसे हैं जो रिमोट एरिया है, वहां भी हमारे विभाग के द्वारा दुकानों के लिए लाइसेंस दिए हुए हैं, और उनमें भी आदान की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जो कोटा जिले के अंदर, जो कोटा शहर के अंदर जो थोक विक्रेता हैं, उनको भी समय समय पर मॉनिटरिंग करते हुए उनको भी ये डायरेक्शन दिए हुए हैं कि वो रिमोट एरिया के अंदर भी खाद, बीज, दवाई की बराबर मॉनिटरिंग करते हुए आपूर्ति करें। किसी तरह की असुविधा यदि किसान भाइयों को होती है तो उसके लिए हम तत्पर हैं। हमारे क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक हैं जो अभी बराबर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके और वो आदान की उपलब्धता, जहाँ पर यदि आदान की उपलब्धता नहीं है या हो नहीं रही है, तो हमारे माध्यम से उस एरिया के अंदर हम उनकी पूर्ति कराना सुनिश्चित करते रहे हैं। और किसान भाइयों से थोड़ा हम यही चाहेंगे कि किसान भाई जो कोविड-19 से जो चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए और जितने इसके इम्पैक्ट पॉइंट्स हैं उन सबकी पालना करते हुए जो भी इनपुट्स हैं उन इनपुट की दुकान से यहाँ से खरीदें। तो ये मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि हम लोग किसानों से प्रश्न सभी वक्ताओं के स्पीच पूरा होने के पश्चात लेंगे और उस समय फिर उनके जो भी प्रश्न होंगे उसका जो है उत्तर देने की कोशिश करेंगे। फिर आपके पास हम आएंगे। और अभी हम दूसरे वक्ता को लेना चाहेंगे। डॉक्टर गौतम साहब लाइन पे हैं? डॉक्टर गौतम, हेलो। डॉक्टर मीणा साहब हैं? डॉक्टर एनएल मीणा साहब, हेलो। हेलो। ऐसा लगता है अभी जो है उन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मैं जॉय साहब हैं? जॉय साहब तो आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। तो जॉय सर आपसे ही शुरुआत करते हैं। थोड़ा आप सभी को इससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि लोग योजना के बारे में जाने की जीतेगा किसान योजना क्या है और इसके क्या क्या जो है इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस पे प्रकाश डालें। ठीक, मुखर्जी। धन्यवाद प्रदीप जी। इस वेबिनार में भाग ले रहे सभी विशेषज्ञों का मैं डीसीएम श्री राम की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ साथ मानव उद्यम के प्रतिमूर्ति जो किसान समुदाय है, जो कि सभी विषम समस्याओं के बीच में रह करके भी भविष्य की हरदम सोच रखता है और भविष्य को सफल बनाने का प्रयास करता है, उस किसान समुदाय जो आज यहाँ उपस्थित हैं उनका भी प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कठिन घड़ी में आईसैप ने जीतेगा किसान परियोजना के प्रतिपालन में जिस प्रकार से इस वेबिनार का आयोजन किया है, उसका मुख्य उद्देश्य किसान समुदाय के साथ अपने को जोड़े रखना है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो भी संभव है इस समय आगे की खेती में जो सुझाव देने का और इस प्रोजेक्ट के जो
की जो रूपरेखा है उसका वर्णन मैं अभी 2 मिनट में करना चाहूंगा। सन 2018 में हमने इस प्रोजेक्ट का आरंभ किया था और ये आरंभ ऐसे हुआ था कि सीमालेड़ी और मंडलिया और जोधपुरा, इन 3 क्षेत्रों में हमने पानी के 3 बड़े संयंत्र लगाए थे और उसके उपरांत हमने ये पाया था कि इस क्षेत्र में कृषि काफी पिछड़ी हुई थी और जब हमने पानी पे इतना इन्वेस्टमेंट किया था तो मुख्यमंत्री जल संरक्षण परियोजना के अंतर्गत तो हमने ये विचार किया, हमारी मैनेजमेंट ने ये विचार किया कि इस क्षेत्र के कृषि के सुधार में भी कुछ न कुछ हमें सहयोग करना चाहिए। इस विचार के साथ पहले हमने 2018 में अक्टूबर का महीना था 2018, हमने एक नीड असेसमेंट सर्वे करी थी इस क्षेत्र में। ये जो पानी के संयंत्र की चर्चा मैं कर रहा हूँ, सीमालेड़ी, जोधपुरा और मंडलिया, उसके आसपास के 18 गांवों में, और उस नीड असेसमेंट सर्वे में ये निकल के आया कि इस क्षेत्र में जो पैदावार है वो काफी, मतलब स्टेट की पैदावार से काफी कम है। और हमें हैरानी हुई ये जान करके कि जो गेहूं की पैदावार है 2018 में हमने पाया कि 6 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार औसत इस क्षेत्र में, इन जो हमने सर्वे किया था उस क्षेत्र में हमने पाया, जबकि कोटा में 14 कुंटल प्रति एकड़ का पैदावार उस समय था। जोधपुरा के क्षेत्र में धान की भी फसल ली जाती है, करीब 17% क्षेत्र जो है धान पे पाया हमने, और वहां पे धान की पैदावार करीब 8 कुंटल प्रति एकड़ था, जबकि जिले का औसत धान का पैदावार 14 कुंटल प्रति एकड़ का था। तो सोयाबीन हमने देखा कि 3 कुंटल प्रति एकड़, जबकि कोटा में 6.5 कुंटल प्रति एकड़। तो सभी फसलों के पैदावार में हमने पाया कि ये क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। तो इस नीड असेसमेंट सर्वे के उपरांत हमने आईसैप करके एक संस्था, दिल्ली बेस्ड संस्था है जो कि पूरे देश में काम करती है, इस संस्था से संबंध स्थापित करी और इस संस्था से हमने ये तय किया कि अगले 2 साल के अंदर इस क्षेत्र के किसानों के साथ हम जुड़ेंगे और उनको कृषि से संबंधित जो भी एडवाइजरी देना है वो एडवाइजरी देंगे, उनका लिंकेज स्थापित करेंगे, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के साथ लिंकेज स्थापित करेंगे, मार्केट के साथ लिंकेज स्थापित करेंगे। अंततोगत्वा हमारा उद्देश्य ये था कि इस क्षेत्र के किसानों की पैदावार बढ़े और इस क्षेत्र की किसानों की इनकम बढ़े। हमने इस तरह का प्रयास झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पिड़ावा ब्लॉक में भी इससे पहले किया है 2 साल पहले, और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें वहां मिले थे। 3 साल के प्रोजेक्ट के उपरांत पिड़ावा में हमने 2.5 गुना किसान का पैदावार, 2.5 गुना उसका इनकम करके दिखाया था 5 गांवों में। हम इसी आशा के साथ इस क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट को शुरू किए कि उसी प्रकार का तब्दीली, उसी प्रकार का चेंज हम इस क्षेत्र में भी ला पाएंगे। 2019 की जनवरी में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और हमने सबसे पहला फसल जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने लिया वो 2019 की खरीफ सीजन का फसल लिया था। उसके उपरांत एक रबी और हुआ है और उसके बाद अब ये कोविड की समस्या आ गई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि क्षेत्र के किसान इस परियोजना का लाभ उठाते हुए अपनी पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, मार्केट के साथ लिंकेज करेंगे। आज हमारे साथ बहुत विशेषज्ञ मौजूद हैं, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप विशेषज्ञों से जानना चाहूंगा। विशेष करके डॉक्टर गौतम मौजूद हैं, डायरेक्टर एक्सटेंशन है, डॉक्टर मीना मौजूद हैं, डायरेक्टर रिसर्च हैं। आप सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि कृषकों का और इस परियोजना का मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से इस कठिन समय में भी किसान अपने पैदावार का बेहतर से बेहतर
उसका दाम ले सके, उसका मूल्य ले सके, और आगे आने वाले जो फसल है, जो आगे का ज़ैद का फसल है, उसके आगे फिर खरीफ की फसल आ रही है, उनमें हमारा मार्गदर्शन आपसे निवेदन है कि आप करेंगे कि किस प्रकार से इस क्षेत्र के किसानों को, 900 किसान आज इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, 55 ग्रुप्स बने हुए हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स। इसके माध्यम से हम आपका मार्गदर्शन चाहेंगे कि किस प्रकार से बेहतर इस परियोजना का रिजल्ट हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद जय मुखर्जी साहब, आपने बहुत ही कम समय में पूरी परियोजना के सभी जो है पहलुओं पे जो है प्रकाश डाला है, और हम आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि पूरी परियोजना की टीम परियोजना ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लगी हुई है। इस कठिन दौर में भी उन्होंने जैसा भी संभव हो पाया, मोबाइल के माध्यम से, दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से परियोजना के जो किसान भाई हैं उनसे संपर्क में बने रहे और उनको समय समय पे एडवाइजरी देते रहे हैं। धन्यवाद सर। और अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर के.एम. गौतम साहब अगर लाइन पे हैं तो आपसे गुजारिश है सर, आप अपना वक्तव्य रखें। डॉक्टर गौतम। यस सर। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। मैं सर सबसे हाँ बिल्कुल सर। हाँ आवाज आ रही है। मैं सबसे पहले तो ISF के अधिकारी एवं DCM के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस समय में, जिसमें कि न कि केवल अपने देश में बल्कि अन्य देशों में भी जो हमारी महामारी है, जिसको हम कहा हैं कि भयंकर महामारी है, कोरोना वायरस डिजीज इन 2019, और जैसा कि सबको विदित है इस समय लगभग भारत में 37,336 जो है वो इससे संक्रमित हैं, और राजस्थान की बात करें कि लगभग 2,678 जो हैं वो इससे संक्रमित हो गई। तो इस समय में हमारा सबका दायित्व है इन कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार हम किसान महिला की, युवाओं की हम सहायता करें कि वो समृद्ध बनाए रहे और उन्हीं को किसी की प्रकार की दिक्कत नहीं आए। जहां तक बात है एक्सटेंशन एक्टिविटीज की, जो प्रसार गतिविधियां, क्योंकि प्रसार गतिविधियां किसानों के पास जो भी हमारे अनुसंधान से या अन्य जो ज्ञान उपलब्ध है वो किसानों से पहुंचाने का जो है वो सबसे बेहतर माध्यम है। मैं जैसा कि आपको बताना चाहता हूं कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने भी जो हमारे देश के अंदर जो 706 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनकी इस संक्रमण के दौर में, जबकि पूरा देश कोविड से संक्रमण से पीड़ित है, और ये कृषि विज्ञान केंद्रों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि हमारे जो सभी कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और जिसमें राजस्थान में 44 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये सभी किसानों की सेवा में हमेशा तत्पर हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि किसान कृषि विज्ञान केंद्र एक जिले में एक, हम इसको रिसोर्स सेंटर, नॉलेज सेंटर के नाम से जानते हैं, जिसमें कि सभी किसानों को, कृषि महिलाओं को, युवाओं को, वो कृषि से हो, उद्यानिकी से हो, पशुपालन से हो, सभी तरह के व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्नत प्रशिक्षण का भी हम आयोजन करते हैं। इसी प्रकार हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो किसानों के खेत पर विभिन्न प्रकार के समूह पंक्ति प्रदर्शन, जैविक खेती के प्रदर्शन, और इसके अलावा जो भी किसानों की कृषि से संबंधित हो, उद्यानिकी से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो, सभी समस्याओं का निदान हमारे वैज्ञानिक किसानों के करते हैं। इस लॉकडाउन अवधि में जिसको कि हम किसानों को, जो कि हमारा अन्नदाता है और हम जीवन दाता है, और जिसको हम धरती पुत्र भी कहते हैं, कि अगर वो नहीं होता तो हमारे इस कठिन दौर में जो हमारी जो जनसंख्या है उसका जो है हमारा भरण पोषण करना, उसको खाद्य पदार्थ उपलब्ध करना कठिन हो जाता है। आज हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो हमारे, सबसे हम देखते हैं कि रोटी, और उसके बाद कपड़ा, और तीसरा मकान। तो जो सबसे बड़ी हमारी खाद्य समस्या है उसका समाधान अगर करता है तो वो किसान करता है, और उस किसान का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हमारा वो भी निशंस हो जाएगा। जैसे पहले कहा जाता था कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और निकृष्ट नौकरी, तो अभी भी वही है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस जब भी हमारे पास कोई आपदा आती है, कुछ आती है, तो उसमें कृषि ही की तरह ही हम उन्मुख होते हैं।
और अभी इसी दौर में हमने हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय है उसने किसानों से जुड़ने के लिए, क्योंकि किसानों को निरंतर जो हमारी जानकारी है वो मिलते रहे, तो इसके लिए हमारा सबसे काम जो महत्वपूर्ण योगदान जो किया है वो किया है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र और अनुसंधान केंद्र ने, जो हमारा मौसम की जानकारी किसानों को दी है और जिसको हम एग्रो एडवाइजरी कहते हैं। हर सप्ताह किसानों को ये सलाह दी जाती है कि आपका मौसम कैसा रहेगा, आगामी 7 दिन में वर्षा की क्या संभावना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा और आपके अगर वर्षा के आसार क्या हैं, उसके हिसाब से किसान अपनी तैयारी कर सके ताकि उसको कम से कम इसका नुकसान हो। इसके अलावा लॉकडाउन के समय में हमारे जो पशुपालकों को जो दिक्कत आ रही है वो चारे की आसक्ति है, तो इसके लिए भी हमने बताया कि हमारे पास जो भी नेपियर ग्रास है, ज्वार है, बरसीम है, अजोला है इत्यादि उत्पादित करके पशुओं को गर्मी में चारा उपलब्ध कराएं। और सभी किसान भाइयों से भी निवेदन किया कि आपके किसान जो इस अवधि में पशु हमेशा स्वस्थ रहे, इसकी सूचना आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्रों, व्हाट्सएप द्वारा किसानों को दी गई और पशुओं को ये भी किसानों को सचेत किया गया कि इस कोविड के बचने के लिए जब भी आप पशु का दूध निकालते हैं तो अपने हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, मास्क पहने, दूध के बर्तनों को साफ रखें और डेयरी एवं पशुओं के आवासों का भी सैनिटाइजेशन करें, जिससे कि आपको दुग्ध उत्पादन मिलता रहे। आपने देखा होगा कि कुछ समय पर पूर्व हमारे जो सोडी साहब ने अमूल डेयरी के जो होते उनकी भी वार्ता हुई थी और उन्होंने ये कहा कि हमने किसानों के लिए किसी दूध की दर को कम नहीं किया और हमने किसानों को जितना भी दूध हुआ उसको उपलब्ध कराया और इनको सभी को हमने उपलब्ध कराया उसको दी। इसी के अतिरिक्त हमने जो ये कहा है कि हमारी जो फसलें कट गई है और कटाई उपरांत जो है सबसे ज्यादा जो आवश्यक होता है, क्योंकि हमारी जो भी फसलें होती है उसमें 3 तरह की बीमारी लगती है, मृदा जनित, बीज जनित और जलवायु से। अगर हम गर्मी में गहरी जुताई करते हैं, गर्मी में गहरी जुताई के कई फायदे हैं। किसान भाई देखते हैं कि वो करते हैं कि हेरों से जुताई कर देते हैं। हेरों से जुताई ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई नहीं होती। तो उस जुताई के लिए मैं भी किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आपके पास मोल्ड बोर्ड है या डिस्क प्लाव है, उससे आपको जुताई करना चाहिए, क्योंकि जुताई का तात्पर्य होती है उसमें 4 क्रियाएं हो, जिसमें हम कहते हैं कि मिट्टी को काटे, कटिंग, लिफ्टिंग, ऊपर उठाए, टर्निंग, पलटे और बुरबुरी बनाए। जब भी हम ये कह सकते हैं कि ये जुताई सक्षम है। और इस जुताई को अगर आप 3 साल में भी एक बार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कई जो बीमारियां होती है उससे मिलेगी और आपके जो खरपतवार हैं वो भी कम होंगे और आपकी जो जल दक्षता क्षमता है वो भी बढ़ती रहेगी। और इसी दौर में हमने ये भी कहा कि किसान भाई जो आपके पीटीओ से जो ट्रैक्टर चलित जो आपका स्प्रेयर है, उस स्प्रेयर को ही आप जो इसको सैनिटाइजेशन करने के लिए, जैसा कि अभी किया गया कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करना था, तो उसी ट्रैक्टर के द्वारा जो चलित स्प्रेयर है उसको हम इसके लिए काम में ले सकते हैं। इसी के तरह हमने ये देखा कि हमारे कुछ समय पूर्व हमारी जो कटाई का काम चल रहा था, तो उस समय भी किसानों को क्या क्या सावधानी रखनी है। इससे आपके साबुन के हाथ से बार बार हाथ धोना है, आपको दो गज की दूरी रखनी है और जो कपड़े आपने एक बार पहन रखे हैं वो भी आपको 48 घंटे के बाद पहनना चाहिए। और उसको अगर आप इसी तरह से हम ये आप देख रहे हैं कि इस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के हम जो है वो अखबार के माध्यम से या हम टीवी के माध्यम से भी किसानों को सचेत करते जा रहे हैं और हम ये और सुरक्षित रहे। और इसके बाद भी हमारे पास जो हमारा जो उत्पादन आ गया है उसका हमें भंडारण भी उसका समुचित रूप से करना है और उस भंडारण के लिए हमारी जो नमी की वो प्रतिशतता वो 8 से 10 के बीच ही रहना चाहिए। तो भंडारण करते समय भी वो अपनी पूरी वो रखे, पानी की बोतल हमेशा दूर रखें, अलग अलग रखें, खाना खाते समय भी वो पास में नहीं रखें, हाथों को धोएं और तत्काल अगर किसी को कोई समस्या होती है, खांसी जुकाम इत्यादि होता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। लॉकडाउन के अवधि में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा कार्य किए गए और जो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो समीक्षा बैठक हुई उसमें भी कृषि विज्ञान केंद्रों की सराहना की गई। और इसी के दौर में हमने जो हमारी जो किसान माताएं बहनाएं थी जो स्वयं समूह गुरु से जुड़ी हुई थी, उसके अंदर हमने ये मास्क बनाने का प्रशिक्षण भी उनको जो हमारी ऑनलाइन जो थी हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम उससे हमने चालू किया और उन्होंने लगभग कम से कम 5 से 10 हजार मास्क बनाकर संस्थाओं को और उपलब्ध करवाए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि ये जो मास्क है ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की जो सेन समता ग्रुप बनाए गए थे और जो महिला वैज्ञानिक थी उसी के उससे बनाए गए, और ये जो है बहुत ही कम दाम पर लगभग 10 से 12 रुपए में सबको उपलब्ध करवाया गया। इसी प्रकार हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हमें गाइडलाइन जारी की गई थी कि सभी कृषि विज्ञान केंद्र ई बुक में जो किसानों की समस्या आ रही है उसके निराकरण हेतु उसके उपाय के सुझाव दें, और हम वो भी तैयार कर रहे हैं और किसानों को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो किसानों को जो हमारे आईसीआर से भी हमें भारत सरकार से भी निर्देश थे कि किसानों को जो मोबाइल आरोग्य सेतु है उसको प्ले स्टोर में जाकर आप उसको पूरी जानकारी दें और सभी को किसानों को दें, और हमसे रिपोर्ट भी मांगी गई कि आपने कितने कितने किसानों को इस प्रकार की आपने जानकारी दी है। तो इस प्रकार हम सब तरह की जानकारी दे रहे हैं। और इसके अलावा भी जो भी किसान भाई हैं वो व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉलिंग करके किसी भी प्रकार की उनकी समस्या है, जैसे कि भी बात हो रही थी हमारे अलग अलग विषय के वैज्ञानिक हैं, उनसे व्हाट्सएप से जुड़कर और आप किसी भी माध्यम से करके आपको जो इसमें जो जायज में जो आपने मूंग की फसलें बोई है, सब्जी जो लगाई है उसमें तो आप निसंकोच उनसे आप कर सकते हैं और आप उस पर कर सकते हैं, हमारे से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी 6 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है। और एक जो हमारा सबसे बढ़िया प्रयास जो रहा हमारी, मैं इसके लिए हमारी जो गृह वैज्ञानिक है ममता तिवारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारा आयुष मंत्रालय था उसके हिसाब से जो उन्होंने वो दिया था कि क्या क्या चीजों का होना चाहिए, तो उन्होंने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह का उन्होंने वो तैयार किया है जिसमें कि आपके जो है दालचीनी है वो 13.42% है, तुलसी के पत्ते हैं, काली मिर्च है, सौंठ है, मुनक्के है, हल्दी है, गिलोय है, अश्वगंधा है और शहद है। इन सब का ऐसा मिश्रण तैयार किया है जिससे कि काम में लेके वो कोई भी व्यक्ति जो 1 चम्मच लेके और गर्म पानी से लेके अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकता है। और बहुत धन्यवाद। और कोई भी अगर आपकी किसी तरह की कोई जानकारी हो तो निसंकोच कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय कोटा किसानों का अन्य सभी के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने काफी ही महत्वपूर्ण सूचनाएं और जानकारी जो है किसानों के लिए दी है और हमें उम्मीद है कि किसान इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने हेलो। हाँ जी साहब। हेलो हेलो म्यूट कर दीजिए रिंकू जी, म्यूट कर दीजिए। योगेंद्र म्यूट करो। तो अभी हम सब सुन रहे थे डॉक्टर के.एम. गौतम साहब को। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी किसानों के लिए। और जैसा हम सभी जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन का दौर है ये ऐसे समय पे आया है जबकि रबी की फसल की कटाई का काम शुरू हो रहा था और इसके कारण काफी किसानों को परेशानी उठानी पड़ी है। उनको समय पे मजदूर नहीं मिले जिससे कि उनकी काफी फसल खड़ी रह गई। कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिला कि उनकी फसल खेत में भी बर्बाद होने लगी। तो आपने जो डॉक्टर साहब आपने जो जानकारी दी है उससे हमें लगता है कि जहाँ कहीं भी अभी फसल की कटाई नहीं हुई होगी तो किसान भाई उन सब का अनुसरण करेंगे और अपने खेत की जो फसल है उसकी कटाई करेंगे और कोविड-19 के जो कठिन दौर का जो समय है इसको बखूबी जो है वो उसका सामना करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर एनएल मीणा साहब को। मीणा साहब आवाज आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर मीणा, हेलो हेलो हेलो। अगले वक्ता पे जाएं। आवाज आ रही है सर? शायद नहीं आ रही उनकी आवाज सर अभी। डॉक्टर मीणा साहब नहीं है लाइन पे सर? नहीं है शायद अभी। मैं बात करता हूँ उनको। जब तक आप खांगरोच साहब से बात कर लीजिए। हाँ, खांगरोच साहब आ गए हैं। हेलो डॉक्टर एस.एस. खांगरोच साहब। खांगरोच साहब हैं?
हाँ जी, मैं लाइन पर हूँ, आवाज आ रही है? हाँ खंगरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूसरी मीटिंग में व्यस्त थे और आप दोबारा ज्वाइन किए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप सर किसानों को बताएं इस समय जो है डीसीएम फार्म सॉल्यूशन की तरफ से क्या क्या सुविधाएं किसानों के लिए उपलब्ध है और कैसे वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू प्रदीप सर। सॉरी फर्स्ट तो क्या कि मैं हमारा एक वेजिटेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसलिए ज्यादा इधर जो वक्ताओं ने पूर्व में कुछ बताया उस पर मैं ध्यान नहीं दे पाया। बट जैसा गौतम साहब ने बताया था कि फार्मर इज किंग, किसान सबसे बड़ा वो है, और कोरोना ने आज साबित कर दिया कि हर चीज की डिमांड घट गई लेकिन एग्रीकल्चर की डिमांड नहीं घटी। तो इसलिए जितने भी किसान भाई हमारे जुड़े हुए हैं उनको मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आज दुनिया उन्हीं के पीछे सारी है। और जैसा जॉयस साहब ने बताया कि जो मंडाना एरिया के फार्मर्स हैं, यहाँ की यील्ड पोटेंशियलिटी जो है वो डाउन है और हमारा काम है उसको बढ़ाने का। आवाज पहुंच रही है मेरी सब तक? जी जी, हाँ जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आवाज आ रही है। तो जो श्रीराम फार्म सॉल्यूशन का मेन मोटो है, फार्मर इज आवर किंग, उसी पे हम वर्क कर रहे हैं। और जो अभी आईसीएफ कर रही है कि लोगों की यील्ड बढ़ाने का काम है, सेम वही काम हम कर रहे हैं कि हम उनको अपने जो है नए तरह के बीज, जो मान लीजिए यील्ड बढ़ाने के लिए जैसे हाइब्रिड सीड्स हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब के लिए सारी रिकमेंडेशंस जो है वो रेगुलर हमारी टीम फील्ड में करती है। लेकिन उस पर ज्यादा नहीं जाकर, जैसा कि अभी आज बात हुई थी, तो कोविड में हम क्या कर रहे हैं, मैं छोटे से शब्दों में उसको बताना चाहूंगा कि हम अभी डोर टू डोर फार्मर्स के पास हमारी टीम नहीं जा पा रही है, तो हम फोन से सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं। और अगर किसी को कोई सलाह की जरूरत है, फोन पे वो ले सकते हैं। हमारे हर प्रोडक्ट का जो रैपर आता है, प्रोडक्ट के जो पैकिंग आती है, उस पर हमारा एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है। उस टोल फ्री नंबर पे फार्मर कॉल करके, कुछ टोल फ्री नंबर पर फार्मर अपना कोई भी उसको क्यूरी है उसको नोट करा सकता है और हमारे विशेषज्ञ उसके बाद में उससे बात करके उसको जवाब देते। हेलो हेलो, आगे ना। दूसरा, मंडाना में अभी हमने ये किया है कि बच्चू सिंह जी और राहुल से हमारा टच हुआ था। इनको कुछ डिमांड्स थी प्रोडक्ट्स की, सीड और एनपीके की, तो वो भी हमने डोर डिलीवरी करवा दी। तो अभी कोविड में मैं आपको यही श्योर कर सकता हूँ कि जो प्रोडक्ट श्रीराम फार्म सॉल्यूशन के पास में उपलब्ध है और जो आपके एरिया के फार्मर चाहते हैं, वो अपने सुपरवाइजर को डिमांड नोट करा दें। वो डिमांड सुपरवाइजर हमें बच्चू सिंह जी या राहुल की तरफ से हमें मिल जाएगी, तो हम उनको मंडाना तक सप्लाई करवा दें। दूसरा, कैसी भी कोई भी विशेषज्ञ सेवाएं जैसे पेस्टिसाइड के लिए, सीड के लिए और के लिए जो भी किसी तरह की उनको जरूरत है, उसके लिए श्रीराम फार्म सॉल्यूशन हमेशा तैयार रहेगा और हमारी टीम तैयार है। अभी जैसे खरीफ का सीजन स्टार्ट होने को है, अभी समर में जो वेजिटेबल चल रही हैं, तो वेजिटेबल्स की भी सारी सप्लाई हमने एडवांस अपने डीलर्स लेवल पे कर रखी है। लोकल जैसे मंडाना बात करें, मंडाना के आसपास नहीं है तो अपने सुपरवाइजर के थ्रू वो हमें नोट करवा सकते हैं और उसको हम डोर डिलीवरी, मतलब सुपरवाइजर तक, आपके गांव तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा आता है कि जैसे अभी यील्ड की बात आई, तो यील्ड में अगर बढ़ाने के लिए नेचुरल हमें अपने जमीन में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी तक फार्मर जो यूज करता है यूरिया डीएपी यूज करता है, उसके अलावा तीसरा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता। अगर अपन जमीन में देखें तो 16 तत्वों की जरूरत पड़ती है हमें, तो अदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनकी भी हमें जमीन में जरूरत है, वो भी हमें उसमें डालने चाहिए। उसके लिए अगर अपन बात करें, जैसे अभी सबसे पहले अपना जाएगा धान लगेगा, पैडी लगेगी, तो पैडी लगेगी तो पैडी में सबसे पहले अपने नर्सरी करने के बाद में जब हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद में मैं सब किसानों से रिकमेंड करूंगा कि माइक्रोराइजा खाद आता है जीवा, उसको अगर 2.5 किलो पर एकड़ डाल देंगे, निश्चित रूप से आपके पर बीघा 1 क्विंटल यील्ड बढ़ जाती है।
ऐसे दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स यूज करेंगे, माइक्रोराइजा खाद यूज करेंगे, तो अपन अपने एरिया की, अपने खेत की उपज निश्चित बढ़ा सकते। और पर्टिकुलर किसी भी क्रॉप के लिए जानकारी की अगर बात करें तो उसके लिए हम डोर टू डोर मीटिंग्स कर रहे हैं, गांव में जाके मीटिंग्स कर रहे हैं, और हो सकता है फ्यूचर में मंडाना में मीटिंग करके हम आप लोगों तक वहां पे पहुंचकर आपको जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं उनका आपका निराकरण हम वहां पर आपके यहाँ पर कर सकते हैं। आज के जब तक कोविड है तब तक मैं आपको एश्योरेंस ये दिला सकता हूँ कि जिस प्रोडक्ट की आपको आवश्यकता है, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो अपने सुपरवाइजर के थ्रू नोट करवा दे और हम उसको डोर आपके मंडाना तक, आपके गांव तक पहुंचा देंगे। अभी श्री राम फार्म सॉल्यूशन की तरफ से सिर्फ मैं यही कमेंट कर सकता हूँ। थैंक्स प्रदीप सर। अभी थोड़ा मैं एक दूसरी उसमें हूँ तो अभी सॉरी चाहूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल व्यस्त है आज और फिर भी समय निकाला आपने इस वेबिनार में शामिल हुए। और आपने बहुत सारी जानकारी दी, खासतौर से जो इस समय जो है जो खाद, दवाइयों और सब बीज के बारे में किसानों को कैसे उपलब्ध हो सकता है, फार्म सॉल्यूशन किस तरीके से जो उनका सहायता कर सकता है इस कोविड-19 के दौर में, और हमें उम्मीद है कि किसान इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। तो डॉक्टर अनिल मीणा साहब लाइन पे हैं? हेलो, हाँ बोलिए। हेलो 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 डॉक्टर मीणा साहब। हेलो, डॉक्टर अनिल मीणा साहब हैं लाइन पे? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो सर लाइन पे है वैसे। हैं? मीणा साहब लाइन पे हैं? नहीं डॉक्टर मीणा साहब, मेरी फोन पे बात तो मेरे लाइन पे है। नहीं नहीं, डॉक्टर अनिल मीणा साहब हैं? नहीं, आप लाइन पे हैं। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ सर फोन पे बात करके। इससे बात कर लो। तब तक अपने धीरज जी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ धीरज जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस कोविड-19 के कठिन दौर में जी खासतौर से जो ये समय है, रबी ये फसल की जो थ्रेसिंग भी हो गई है, किसानों को काफी तरह की जरूरतें होती हैं और उसके जो है उत्पाद को बेचना चाहते हैं, तो क्योंकि आप एनसीएमएल की तरफ से जो है आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग के विषय को देख रहे हैं, और आप जरा प्रकाश डालेंगे ई मंडी पे और किस तरीके से जो है किसान अपने उत्पाद को बेच पाए, तो आप प्लीज उस पर प्रकाश डालें। सर, सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस वेबिनार में बोलने के लिए, मौका देने के लिए। तो जैसा आपने कहा, एनसीएमएल वेयर हाउसिंग सेक्टर में, कृषि जीन्स के भंडारण सेक्टर में और कृषि जीन्स के एवज में वित्तीय सहायता प्रदान कराने के लिए एक अग्रणी कंपनी है। इसके अलावा हमने रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ में कुछ और कार्य शुरू किया है, पर्टिकुलरली कोविड-19 के दौर में। हमने गवर्नमेंट के थ्रू प्राइवेट ई मंडी, जिसे गौड़ मंडी भी कहते हैं, हमने कसार में उसको अभी रिसेंटली ओपन किया है। कसार में हमारा वेयर हाउस है और गोयल प्रोटीन के जस्ट अपोजिट में, लोग जानते हैं। तो उस वेयर हाउस में हम भंडारण की सुविधाएं प्रदान करवाते हैं। भंडारण के कृषि जीन्स के एवज में बैंकों से वित्तीय सहायता, वित्तीय लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जब मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा रहे तो वो बेच सकें। तो इस कोविड-19 के दौर में हम वो जो मंडी है, जो वेयर हाउस है, उसको एज ए मंडी ऑपरेट कर रहे हैं। फिलहाल हमने रिसेंटली ये शुरू किया है, जिसे ई मंडी या गौड़ मंडी का भी दर्जा दिया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है सर, पर्टिकुलरली इस कोविड-19 के दौर में किसानों को अपना जो प्रोड्यूस है, जो गेहूं है या फिर और भी कोई कृषि जीन्स है, उसको मंडी में बेचने में दिक्कत आ रही है। कई तरह की दिक्कतें हैं, जैसे सभी अवगत हैं कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अभी पूरी तरह से चालू नहीं है, लेबर मिल रही है, और मंडी में भी कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मंडी में एक किसान एक या दो ट्रॉली ला सकता है, 50 क्विंटल का मैक्सिमम लिमिट लगाया गया है। और भी कई तरह की दिक्कतें हैं। मंडी में किसान आढ़तिया के थ्रू अपना माल बेचता है, तो एक आढ़तिया सिर्फ एक दिन में 2 किसान का ही माल बेच सकता है। तो इस तरह से जो नॉर्मली
मंडी में जो खरीद फरोख्त होती है इस सीजन में, उसका मेरे ख्याल से 20 से 30% ही कम हो पा रहा है। तो इसको बढ़ाने के लिए, ताकि क्योंकि किसान को तो अपनी उपज बेचनी है, तो इसको बढ़ाने के लिए जो ई मंडी का कॉन्सेप्ट है ये काफी यूजफुल हो सकता है। ई मंडी का कॉन्सेप्ट सिर्फ एनसीएमएल नहीं, और भी कई डब्ल्यूएसपी जिनके पास खुद के वेयर हाउसेस है, जिनके पास वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है, तो वो उस वेयर हाउस को ही मंडी की तरह ऑपरेट करना जस्ट शुरू किए हैं। इसके अलावा कई कंपनियां हैं। तो किसानों को क्या करना चाहिए, किसानों को अपने समीप के जो वेयर हाउस वाले हैं एक बार उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप ये कार्य कब से शुरू कर रहे हैं। हमने शुरू कर दिया है। तो इस तरह से वो पता कर सकते हैं कि कौन सा वेयर हाउस मंडी के तौर पे काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, या फिर वो मंडी समिति से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी उनको बता सकते हैं। किसानों को इस ई मंडी का जो है उसका फायदा उठाना चाहिए। ई मंडी बिल्कुल क्या बोलता हूँ मैं, जैसे नॉर्मल मंडी है, जैसे भामाशाह मंडी, उसी तरह से कार्य करती है। इसका सारा कार्य ऑनलाइन होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें किसी तरह की कोई हेरा फेरी का हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है। जी जी जी। तो किसानों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो किसानों को पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उत्पाद है बिक नहीं रहा है, तो किसानों को भी पैनिक नहीं करना चाहिए। पैनिक सेलिंग से क्या होता है, आप डिस्ट्रेस सेल कर सकते हो, कम मूल्य पे भी अपना माल बेच सकते हो। तो पहले तो पैनिक सेल से बचना चाहिए किसानों को, मेरी ये राय है। दूसरा ये है कि अपने जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए। अपना जो गेहूं है, जो आपका मस्टर्ड है, सरसों है, उसको आप अच्छी तरह से सुखा करके उसको रखिए। अगर आपके पास वो सुविधाएं हैं कि आपके खेत में या फिर आपके पास टेम्पररी स्टोरेज की सुविधा है, तो उसको यूज करना अभी यूजफुल रहेगा, ताकि आप क्या बोलता हूँ अभी डिस्ट्रेस सेल से बच सकें। क्योंकि किसान अभी एमएसपी पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी पर जो है वो चूंकि कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस हिसाब से परचेज हो नहीं पा रहे कि सभी लोग अपना इतना जल्द माल बेच पाए। तो एक टेम्पररी स्टोरेज अगर उनके पास फैसिलिटी है, वरना वो वेयर हाउसिंग कंपनियों से संपर्क करके ग्रुप में एक टेम्पररी स्टोरेज 1-2 महीने के लिए ले लें तो वो अच्छा होगा। उन्हें क्या एनसीएमएल से क्या फायदा मिल सकता है, एक तो वो टेम्पररी वो चाहें तो आज के दौर में मंडी ना जा करके अपने समीप के वेयर हाउस में ही अपना माल बेच सकते हैं, अगर उन्हें उचित मूल्य मिल रहा है तो। ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आपको बेचना ही है। आप अगर माल लाएं, आपको लग रहा है कि आपको आपके प्रोड्यूस का जो बायर है उचित मूल्य दे रहा है, तो आप वहां बेच सकते हैं। ये कार्य बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। किसान से ई मंडी में किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है, जैसे कि मंडी में नहीं लिया जाता है। तो किसान के लिए बिल्कुल फ्री है ये फैसिलिटी। बिल्कुल सब कुछ ऑनलाइन है। आप चाहें तो ये पता कर सकते हैं कि आपके जो प्रोड्यूस है उसके अगेंस्ट में किस ट्रेडर ने कितनी की बोली लगाई है, तो आप सबसे अधिक की बोली एक्सेप्ट कर सकते हैं। या फिर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके ऊपर है कि आप उसको बेचना चाहते हैं नहीं बेचना चाहते हैं। लेकिन ई मंडी एक बहुत बेहतरीन विकल्प के रूप में सामने आ सकता है, जो कि अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप वेयर हाउस में प्रोड्यूस लाते हैं और आपको वो लग रहा है कि वो उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो आप टेम्पररी स्टोरेज वेयर हाउस का यूज कर सकते हैं। आप टेम्पररी स्टोरेज यूज कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में जो भी आप कृषि चिन्ह वहां जमा करेंगे उसके एवज में वित्तीय सुविधाएं प्रदान ले सकते हैं बैंक से। वेयर हाउस वाला आपको वित्तीय सुविधा, आपको बैंक से लिंकअप कर सकता है। जैसे आप जो भी आपके कृषि चिन्ह की वैल्यू है उसका 70% तक लोन आपको मिल जाता है। तो आप 2-3 महीने का वो लोन लेकर के इस पीरियड को निकाल सकते हैं, ताकि जब वो रेट ऊपर आए, तो जैसे जैसे गेहूं का रेट बढ़े तो आप उसको सही मूल्य पर बेच सकते हैं, आप स्ट्रेस सेल से बच सकते हैं। ई मंडी में एक और फैसिलिटी बेहतरीन है, वो है सेम डे पेमेंट की फैसिलिटी। अगर आपका सौदा बैठ जाता है, आप बायर के प्राइस पे एग्री करते हैं, तो आपको सेम डे पेमेंट मिलता है। ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। मंडी वालों को आपको सेम डे पेमेंट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल सेम डे पेमेंट होगा और आपके अकाउंट में होगा, जिसमें किसी भी तरह की धांधली नहीं होती है। तो ये सब कुछ सुझाव हैं। अब मंडी में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बेसिकली इस वजह से हैं ताकि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन हो सके, इसलिए मंडी में किसानों को कम बुलाया जा रहा है। क्योंकि अब ये नया कॉन्सेप्ट है ई मंडी, यहाँ पर कम भीड़ भाड़ है, तो यहाँ पर वो सोशल डिस्टेंसिंग का खतरा भी कम है। तो किसानों को इसको भी एक बार देखना चाहिए प्रायोरिटी पे कि मंडी ना जाकर के अगर उन्हें वही मूल्य ई मंडी में या फिर आसपास की वेयरहाउस की मंडी में मिल रहा है तो उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए मंडी में जाने के बजाय।
तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं मेरे ख्याल से, जो किसान फॉलो करके अभी अपने जो प्रोड्यूस है उसको सही दाम पर बेच सकते हैं, डिस्ट्रेस सेल से बच सकते हैं, और ये जो मुश्किल दौर है जिसमें कई तरह की दिक्कतें किसानों को सामना करना पड़ रहा है उससे वो उबर सकते हैं, ताकि सही दाम पर अपना उपज बेच सकें। धन्यवाद धीरज जी, आपने काफी अच्छी जानकारी किसानों को दी, और खासतौर से ये समय जबकि किसान अपना उत्पाद बेचना चाहते हैं। जी, उम्मीद है कि आपके बताए हुए सुझावों पे वो जरूर जो है कुछ कोशिश करेंगे कि उसके माध्यम से जो है अपने अच्छे उत्पाद की जो है कीमत प्राप्त कर पाए। जी। जैसा हम सभी जानते हैं कि ये जो दौर है इसमें काफी हद तक किसानों के जो उत्पाद हैं कई जगह नुकसान भी हुए हैं, जैसा कि सभी रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, बंद हैं, और ऐसे में जो जल्दी खराब होने वाली जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनकी मांग में भी काफी कमी आई है। कई जगह तो ऐसा भी देखने को आया कि किसानों को जो है अपने खेतों में सब्जियां नहीं निकाल पाए वहां से, और उनमें हल चलाना पड़ा और उसी में जो है जोतना पड़ा। तो ये लॉकडाउन किसानों के लिए भी काफी बुरा वक्त रहा है, पर फिर भी ये आज का ये वेबिनार इसीलिए है कि इसमें हम कैसे जो है किसानों को अधिक से अधिक जो है उनके उत्पाद की कीमत दे पाए, या उनको अधिक से अधिक जो है उनको फायदा पहुंच पाए, उनके जो भी कृषि के कार्य हो रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि जो है डॉक्टर मीणा साहब अगर लाइन पे हैं तो उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर अनिल मीणा साहब। सर एक्चुअली उनके पास आवाज आ भी नहीं रही और जा भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उनकी वॉइस में। अच्छा, वो लाइन ट्राई कर रहे हैं, वैसे है लाइन पे, लेकिन वॉइस आ नहीं रही और जा भी नहीं रही उनके पास में। तो वापस रिजॉइन नहीं किया उन्होंने शायद, अभी नहीं हो रहा। कोई बात एक बार जरा फिर उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करिए कि वो लाइन पे आ सकें। नहीं, कहीं सब राहुल अभी बात कर रहे हैं बस अभी। तब तक हम चाहेंगे कि सेंगर साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर आपसे अनुरोध है कि थोड़ा आप जो है इस लॉकडाउन के दौर में किसानों को, खासतौर से गांव के और सभी लोगों को क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए कोविड-19 का जो महामारी फैली हुई है, इससे अपने घरों में कैसे रहें, क्या क्या मतलब वो सावधानियां बरतें, उस पर जरा प्रकाश डालें। जी थैंक यू प्रदीप जी। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने शॉर्ट समय में, इतने शॉर्ट नोटिस में इस वेबिनार को आयोजित किया है और हम सब लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके सबको कनेक्ट किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं साथ ही धन्यवाद करूंगा डॉक्टर गौतम, डॉक्टर मीणा, जिनसे अभी हमारी बात नहीं हो पाई है, और आईसेप से उपस्थित आपके प्रतिनिधि, डीसीएम से उपस्थित हमारे अधिकारीगण जो भी उपस्थित है, और साथ ही मैं अभिनंदन करूंगा हमारे किसान भाइयों का भी, जो कि निरंतर हमारे संपर्क में रहते हैं और डे टू डे बेसिस पे उनसे हमारे आईसेप की टीम मेंबर्स मिलते रहते हैं, और काफी अच्छा कनेक्ट है उन लोगों का आपस में, और डीसीएम परिवार की ओर से भी आपस में काफी अच्छा तालमेल है। तो मैं उन्हें भी यही बताना चाहूंगा कि बड़ा टफ टाइम है, बहुत ही कठिन समय है, जो कि ये एक वैश्विक महामारी ना कि हमारे देश में बल्कि पूरे जितने भी वर्ल्ड में हम कहेंगे सभी, कोई भी ऐसी कंट्री इस महामारी से बची नहीं है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो मैं यही चाहूंगा कि सारे लोग इस के प्रति जागरूक रहें, और निरंतर जैसे कि डिजिटल मीडिया में दिखाया जाता है कि क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, समय समय पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, राज्य सरकार, इन सभी जगह से दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, और बाकी अखबारों के माध्यम से सभी और भी दूसरे माध्यमों से भी इसके बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती है। तो मैं चाहूंगा कि किसान भाई भी इस समय में जागरूक रहें और अपने आप को इस बीमारी से बचाएं, और बहुत प्रयास करें कि जैसे बाहर निकलते हैं तो कम से कम हाथ धो के साफ सफाई से निकलें, साथ में अपने कपड़ा लें ताकि अपने मुंह को ढक सकें, ताकि वो कीटाणु ना आ सके, और जब भी जाते हैं तो एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें, 2 गज की दूरी को आपस में बना के रखें, फसल काटते वक्त या जो भी है, तो उसमें कम से कम आपस में संक्रमण नहीं होने का खतरा जो है वो मतलब खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके अलावा जो साथ में वो औजार लेके जाते हैं, उन औजारों को भी वो पूरी तरह से
सैनिटाइज करें, उसको साबुन से धोएं, अगर दूसरा कोई और चीज नहीं मिलती तो कम से कम साबुन या पानी से अच्छी तरह से धोएं ताकि उसमें संक्रमण ना हो पाए। साथ ही मैं उनको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपस में खाना खा रहे हैं मिलके तो कृपया एक थाली में खाना ना खाएं। सबके बर्तन अलग होने चाहिए, पानी का पीने की बोतल अलग होनी चाहिए। तो इस तरह की सावधानियां उन्हें निरंतर बरतनी चाहिए। और जब वो घर वापस आए तो कम से कम जो कपड़े हैं उन कपड़ों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं, उनको अच्छी तरह से सुखाएं और कम से कम 48 घंटे के बाद ही उन्हें पुनः उपयोग में लेके आएं। तो ये इस तरह की कुछ सावधानियां हैं जो उन्हें बरतनी चाहिए। इसके अलावा मैं उन्हें यह भी कहना चाहूंगा कि अगर उन्हें लगता है कि आसपास के किसी भाई को, किसान भाई को कोई भी इस तरह के सिम्टम्स, कोई संकेत नजर आ रहे हैं, जैसे उसे बुखार है या खांस रहा है या छींक है, तो उसके प्रति भी वो जागरूक रहें ताकि समय रहते हुए वो अपने आप को दिखा सके। और इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, अपने आप को छिपाने वाली बात नहीं है। वो उन्हें चाहिए कि वो आगे आए और ताकि इस चेन को हम तोड़ सकें, इस चेन को हम ब्रेक कर सकें और डॉक्टर को दिखाएं ताकि ये चीज समय रहते ही इसका इलाज हो जाए और आगे फैलने से रुक जाए। तो मैं सभी लोगों के स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वह सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, कम से कम निकलें। लेकिन चूंकि किसान भाई हैं तो ये भी कहना उचित नहीं होगा कि वह खेत पे ना जाए, जाए लेकिन सावधानी बरतें। तो मेरी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सेंगर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, खासतौर से कोविड-19 के बचाव के पक्ष में। और हमें उम्मीद है कि किसान जो है इन बातों को जो है ध्यान रखेंगे अपने जो कृषि कार्य करने के लिए बाहर निकलेंगे तो। वैसे हम सभी जानते हैं कि सरकार ने व्यवहारिक कारणों से कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन के कुछ समय से इनको लॉकडाउन से बाहर रखा है, परंतु शुरू के जो लॉकडाउन का दौर था उससे काफी कृषि का जो क्षेत्र है वो भी बहुत प्रभावित हुआ था और उससे काफी नुकसान हुआ है, ये भी बात सभी को मालूम है। तो अभी अगर अनिल मीणा साहब अगर लाइन पे हैं तो हम उनको लेना चाहेंगे। डॉक्टर मीणा। हेलो डॉक्टर मीणा साहब। सर वो कनेक्ट नहीं हो पा रही, आवाज नहीं जा रही, ना आ रही, उनके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो अमन पन्नू जी आवाज आ रही है? जी आ रही है प्रदीप जी। हाँ अमन पन्नू जी नमस्कार। आपको जो है हम चाहेंगे कि आप ही तब तक जो है जब तक मीणा साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आपसे हम अनुरोध करें कि क्योंकि ये जो दौर ऐसा है, कठिन दौर है, इसमें किसान तो परेशान है ही, साथ साथ जो हमारी परियोजना की टीम है, टीम के सदस्य हैं, उनका भी मनोबल काफी जो है एक तरह से भय व्याप्त है और गिर रहा है। तो हम चाहें कि जरा आप उस पर प्रकाश डालें किस तरीके से जो है अपने मनोबल को बनाए रखें और जो जरूरी जो है सेवाएं वो किसानों को देते रहे उसको जो है तो हमेशा बनाए रखें। तो अमन पन्नू जी प्लीज इस पर प्रकाश डालें आप। थैंक यू प्रदीप जी कि आपने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करा। आई थिंक जहाँ पे सारे हमारे किसान भाई मिलकर बातचीत के बाद जो भी उनके प्रश्न होंगे वो हमारे वक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, गौतम सर, भगवान सिंह जी, नीरज, डीसीएम श्रीराम से और आयशा, तो हमारे सारे टीम मेंबर्स हैं, वो उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बात करी है कि अभी की जो ये महामारी है उसके लिए, लॉकडाउन के लिए हमारे जो किसान भाई हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम सहनी पड़ी हैं। वैसे ही आईएसएफ की जो टीम है कोटा में बच्चू सिंह जी, राहुल, नीलम, जोधपुरा में राजा राम जी, मांडलिया में लक्ष्मण और रामेश्वर जी जो हैं, ये सारे मिलकर इस वक्त भी जो हमारे किसान भाई हैं उनके साथ बने रहे हैं और बातचीत उनकी रही है क्योंकि हम प्रोजेक्ट टीम से भी बात करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने इस लॉकडाउन के टाइम पे या कोरोना की जब महामारी की प्रॉब्लम शुरू हुई है, बहुत सारे लोग घबरा गए थे कि कैसे करेंगे। हमारे जैसे किसान भाई यहाँ पे मौजूद को अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि कैसे कैसे
आगे जाके ठीक करना है। पर मेरे ख्याल से बच्चू सिंह जी, प्रदीप सर, आप सबकी टीम ने मिलकर बहुत अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पे हैंडल करा है और इतनी अच्छी तरह से बने रहना किसान भाइयों के साथ इस टाइम पे। ये जो वेबिनार भी है, ये एक तरीका है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, बिकॉज और कोई तरीका नहीं है। अभी जब हम सोशल डिस्टेंसिंग और दूरी की बात कर रहे हैं तो ये कुछ टाइम और बना रहेगा। ये आगे का जो हम अर्बन इंडिया में भी कहते हैं कि ये एक नया नॉर्मल बन गया है कि अब जिंदगी कुछ टाइम तक ऐसी ही रहेगी। मास्क पहने रहना पड़ेगा, ये 2 गज की दूरी जो है ये बहुत जरूरी रहेगी। और जो हमारे सारे टीम मेंबर्स हैं उनको भी ग्राउंड पे किसानों से जाके मिलना या इन सब में प्रॉब्लम रहेगी। तो जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, जहाँ पे फोन से बात कर पाए और जहाँ पे वीडियोस बना के हमारे किसान भाई यहाँ पे भी हैं, उनको कुछ भी तकलीफ होती है भी बोला था, कोई भी सामान की जरूरत होती है तो कैसे हम जीतेगा किसान की अवध में मदद कर सके, वो बहुत जरूरी है। तो मैं फिर से थैंक यू करूंगी बच्चू सिंह जी, राहुल, नीलम, राजाराम जी, रामेश्वर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम और आगे भी बने रहिए ताकि जो जैद है और उसके बाद खारे इतनी भी मदद हमारे किसान भाइयों को चाहिए होगी, हम उसको उन तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया। धन्यवाद अमन जी, आप का जो है आपने जो है पूरे टीम मेंबर का हौसला अफजाई की है और उनको मार्गदर्शन दिया है कि किस तरीके से जो है अपने जो कार्यों को जो सफल तरीके से जो है क्रियान्वित कर पाए। और अगर मीणा साहब लाइन पे हैं तो मीणा साहब को लेना चाहेंगे। डॉक्टर मीणा। सर मीणा साहब तो नहीं हो पा रहे, लेकिन अपने जो सरपंच साहब है ना बांदलिया के, भरत सिंह जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो नहीं है वो लाइन पे है तो मैं तो 2 शब्द अभी जैसे ग्राम पंचायत काफी सहयोग कर रही है। आप कनेक्ट कर लीजिए किसानों से भी और उनके कुछ राहुल थोड़ा सरपंच साहब कहिए अपनी शांति मत भंग कर बेटा। तूने देखा फेसबुक पे मैंने अपना आपको जो रिप्लाई दिया मेरे लिए। हेलो सर, अभी मेरा साहब लाइन पे आ गए हैं। अच्छा वेरी गुड, ठीक है सर। डॉक्टर साहब, मीणा साहब आवाज आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर मीणा साहब। मीणा साहब। बच्चू जी, इनका मीणा साहब का डिवाइस का नाम क्या है वो आप बता दीजिए। नहीं अभी फोन आया था उनका, मैं जॉइन कर लिया मैंने। नहीं, यहाँ पे सब लोग आपका नाम भी जैसे श्री से दिखा रहा है, तो मीणा साहब की डिवाइस का नाम क्या है ताकि हम अनम्यूट कर पाए उनको। मैं कहता था उनको सर, एक मिनट आप उनको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। सर मुझे नहीं दिख रहा इसके रूम का भी। अच्छा। डॉक्टर मीणा साहब आवाज आ रही है आपको? लगता है नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही है। तब तक किसानों से कुछ हम लोग जी ले लें। आ रही है ना, तो आप अनम्यूट कर दीजिए। आपके पास ये लाल रंग का निशान दिख रहा है ना, उसको क्लिक करना है। आप अनम्यूट कर दीजिए उसको। ये तकनीक सबके लिए नहीं है, इसलिए जो व्यवधान आ रहा है उसके लिए माफी चाहेंगे। बिल्कुल, थोड़ा अभी यूज्ड टू लोग नहीं है। और हेलो। हाँ डॉक्टर मीणा साहब। यस सर। हाँ सर, आपको काफी समय से हम लोग चाह रहे थे कि लाइन पे आप आए, तो जी तकनीकी कोई खराबी थी, उसके कारण जो आप लाइन पे नहीं रहे। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा सर। आप खासतौर से इस कठिन दौर में जो लॉकडाउन का समय चला हुआ है और इस समय कई जगह किसान जो है
जो जायद की फसल है जी उसको लगाया हुआ है और कई जगह लगा भी रहे हैं, तो किस तरीके से जो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उनको जो है इस समर क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, तो उस पर आप प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। इसमें मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि अभी ये जितने भी जायद क्रॉप्स है उसमें निराई गुड़ाई और सिंचाई का समय चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की पहले बात तो हो चुकी है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, परंतु खास तौर से जो किसान भाई सब्जियों की खेती कर रहे हैं उनमें जो तुड़ाई महत्वपूर्ण कार्य है, और उसमें खास तौर से जो भिंडी है, बैंगन है, मिर्ची है, इनमें माइट का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। यदि इनकी हमने बिना ग्लव्स के, बिना दस्ताने के तुड़ाई करते हैं तो इससे ये एलर्जी को होती है माइट, और इससे खांसी जुकाम का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कई किसान भाई ये नहीं समझ बैठे कि मुझे कोरोना हो गया। तो किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सब्जियों की तुड़ाई करते समय दस्ताने का जरूर प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं। जो कैरेट्स हम काम में ले रहे हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनकी सफाई रखें, तो निश्चित रूप से हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। जो बातें पहले हो गई है उनको मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, परंतु खास तौर से अभी सब्जियों से लोग डरने लग गए हैं, कई लोग सब्जी नहीं खरीद रहे हैं, ये भी कारण है। लोगों में एक भय व्याप्त हो गया। तो किसी प्रकार से किसान भाइयों को और लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। सब्जियों की तुड़ाई, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन में यदि हम सफाई का ध्यान रखेंगे, तुड़ाई में दस्ताने का प्रयोग करेंगे, उनको वॉश करके किसानों उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। धन्यवाद सर। अभी आप लाइन पे बने रहें क्योंकि हमारे किसान भाई अभी लाइन पे हैं और वो कुछ उनके कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके सामने वो रखना चाहेंगे, और बाकी जो हमारे जो जी सर। तो बच्चू सिंह जी, किसान एक एक करके किसान भाई आप सब लोगों को आवाज आ रही, तो आप सब लोग एक एक करके अपने प्रश्न बताएं और फिर आपके प्रश्नों का उत्तर देने। अरे मैंने कहा था लास्ट अपने 5,000 तक का बिल अपन दे देंगे। वही तो अपन तो उसी का तो पैसा देंगे जो इसी पे वो ब्लेड डालनी थी ना, तो देंगे। हेलो विनोद जी, हेलो विनोद जी, सुन पा रहे हैं? बच्चू सिंह जी, आप किसी एक किसान भाई जो सवाल पूछना चाहते हैं उनको निर्धारित कर दीजिए और एडमिन से रिक्वेस्ट करके उनको अनम्यूट करा दीजिए, बाकी सबको म्यूट रखें। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए, राहुल बोलो आप। सभी को नमस्कार सर। हेलो, हाँ राहुल जी आवाज आ रही है। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं किसानों की तरफ से जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी हाँ, आप ही रखिए आप, कोई बात। हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस आए थे, उसमें किसानों ने पूछा था कि जो सब्जियों की वर्तमान फसलें हैं अभी, जी जी, जो भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं, भिंडी है, तो इन सब में सर अभी जो समस्याएं आने वाली हैं उनको कैसे रोकथाम किया जा सकता है घरेलू स्तर पर? कोई स्पेसिफिक समस्या जो बताएं जिसको कभी जनरल तो बनाया अभी जो है मीणा साहब ने। हाँ जी सर। कोई खास कोई समस्या ऐसी हो जिसको आप हल करना चाहते हैं, किसान हल करना चाहते हैं? हाँ सर, जैसे आजकल कद्दुओं में कीड़ा आ रहा है,
कुकुरबिटेसी इसी फसल में, तो उसके लिए घरेलू कौन सा नुस्खा अपनाया जा सकता है ताकि दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है? तो उस मीणा केस साहब में बहुत से किसान, मीणा साहब आप लाइन पे हैं? मीणा साहब से ले लेते हैं उत्तर। डॉक्टर मीणा साहब, डॉक्टर साहब लाइन पे हैं? म्यूट पे है उनका माइक, उन्होंने म्यूट कर रखा है। अच्छा अच्छा, मीना साहब अपने सिस्टम, हाँ अनम्यूट करें जी। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, खीरा, ककड़ी, लौकी, टिंडा, तुरई, इनमें रेड पंपकिन बीटल नाम का एक कीड़ा सबसे ज्यादा लगा है। तो यदि उपलब्ध हो जाए तो जो फेनवाल डस्ट आती है, शाम के समय इसका भुरकाव करें किसान भाई, क्योंकि ये कीड़ा रात को ज्यादा नुकसान करता है। यदि दवा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो जो राख होती है अपने घरों में, किसान भाई शाम के समय 5 से 6 किलो राख प्रति बीघा के हिसाब से, या 25 से 30 किलो प्रति हेक्टर राख रात के समय भुरकाव करें तो अपन कद्दू वर्गीय सब्जियों को कुकुरबिट, रेड पंपकिन बीटल या जो दूसरे बीटल्स है उनसे बचा सकते हैं। जी जी। तो राहुल जी, आपको मिल गई, आपको जो है मदद तक समाधान कुछ किसानों की समस्याओं का? हाँ सर एक क्वेश्चन आया है, कुछ किसान पपीता लगाना चाहते हैं लेकिन मटेरियल के अभाव में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो सर ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है कि किसान को मटेरियल भी अवेलेबल है? कौन सी ऐसी संस्था है जिससे अपन संपर्क कर सकते हैं और अपना ये मटेरियल भी उपलब्ध हो जाए और किसान की फसल भी लग जाए? तो मटेरियल में जो है अभी पपीते के जो है सैपलिंग्स नहीं मिल पा रहे हैं, या किस तरह का मटेरियल की बात कर रहे हैं? तो सैम्पलिंग अवेलेबल नहीं हो पा, सीड भी अवेलेबल नहीं हो पा ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि काफी सीड जो होते हैं वो बाहर से आते हैं। अच्छा। हाँ जी सर, सैम्पलिंग सीड्स। तो भगवान सिंह जी, आप शायद इसका सही तरह से उत्तर दे पाएंगे। आप लाइन पे हैं भगवान सिंह जी? सर मैं मतलब इस संबंध में कहना चाहूंगा कि ये जो फार्मर से ये मंडाना एरिया के किसान हैं, मंडाना एरिया के अंदर 3 दुकानें हैं ऑलरेडी जो काम कर रही हैं। यदि उस पर बीज उपलब्ध नहीं है और संसाधन कोटा तक आने का है, तो कोटा के अंदर बीज की दुकानें हैं जहां पर आसानी से बीज उपलब्ध हो जाता है। मैंने जैसे पहले भी निवेदन किया था कि अभी दुकान जो खोलने का जो समय है वो 10 से 5 बजे तक किया हुआ है। इस दौरान किसान भाई जिनको पपीते के बीज की आवश्यकता है वो वहाँ से ले सकते हैं। शिव शक्ति बीज के नाम से दुकान है, उसके पास जो अच्छी वैरायटी है उसका बीज उस पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और दुकानें भी हैं जहाँ से आसानी से किसान भाई ले सकते हैं। क्या सर गवर्नमेंट की कोई ऐसी संस्था है जैसे केवीके है, गवर्नमेंट की राजहंस नर्सरीज है, क्या ये भी अवेलेबल करा सकती है अभी? गवर्नमेंट की संस्था के लिए केवीके जरूर है जो इसके सीडलिंग्स तैयार करती हैं। अभी वर्तमान में डॉक्टर साहब इसके लिए बता सकते हैं कि उनके जो केवीके है की सीडलिंग्स तैयार हो रही है या नहीं हो रही है। डॉक्टर गौतम साहब इसके लिए बता सकते हैं। गौतम साहब, आप जरा इस पे प्रकाश डालेंगे प्लीज। गौतम साहब आवाज आ रही है? हेलो डॉक्टर गौतम साहब, मेरे लगता है मीणा साहब भी डाल सकते हैं आप प्रकाश इस पे। हेलो हाँ गौतम साहब, हाँ बताएं आप सर। हाँ, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कोटा पर पपीते के पौधे उपलब्ध हैं। हेलो सर, कैसे प्राप्त किया जा सकते हैं सर? वो हमारे यहाँ पर आकर आप ले जा सकते हैं पौधे, और रामराज जी हैं जो हमारे उद्यानिकी विषय के विशेषज्ञ हैं, उनसे आके कांटेक्ट कर लें और वो पौधे आपकी व्यवस्था कर देंगे। हमारे पास पौधे उपलब्ध हैं और सवाई माधोपुर में भी उपलब्ध हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर में अभी उन्होंने इसी कोविड के अंदर कम से कम 2,500 से 3,000 पौधे उपलब्ध करवाए हैं। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला है कि कृषि विज्ञान केंद्र कोटा पर उपलब्ध हैं और जो भी किसान चाहते हैं वो यहाँ से ले लें। बिल्कुल सर,
रामनाथ जी से हम लोग संपर्क में रहेंगे। किसी किसानों से संपर्क हो पाया अभी राहुल जी आपका? डायरेक्ट उनसे भी बात करिए सर, एक बार कोशिश करते हैं। और भी कोई प्रश्न हो तब तक आप रख सकते हैं। ICF क्या है? राजेराम जी, राजेराम जी, राजेराम मेरे तोटा मलेजी थाने। रामेश्वर जी, हाँ मेरी वो वीडियो नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है। आप अपने किसानों की तरफ से क्वेश्चन पूछिए जो आप बता रहे थे, कुछ समस्याएं हैं किसानों की। तो स्टार्ट तो हो वीडियो। नहीं, आप पूछिए, आप वीडियो स्टार्ट नहीं हुए, आप ऐसे डिमांड आ रही है तो उन्होंने कहा, मतलब कि ये कह रहे थे डॉक्टर उन्होंने क्या कहा था पता आपको कितने उपलब्ध है? मैंने जो उसको सफरवाल को किया ना, सफरवाल में इतने आदमी बताओ ना, उसने इतने बेच दिए, इतने लोगों को बेच दिए। पूछ रहा है। हाँ रामेश्वरम जी, आप प्रश्न रख रहे हैं? सबसे ज्यादा टाइम मैंने ही लिया उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस। अरे ICF है ना, ये करवा रहा है। DCM के भी थे उसमें, इनपुट वाले भी थे, इधर कृषि विश्वविद्यालय ने किया। रामेश्वर जी, हाँ बोलिए, आपके कुछ क्वेश्चन थे आपके किसानों की तरफ से, आप बताइए सर को। हेलो, हाँ रामेश्वरम जी बोलिए। हाँ सर, किसान लोग जो अभी लॉकडाउन की स्थिति में जो मंडी में इनका माल बिक नहीं पा रहा है और कम दामों पे सर माल लिया जा रहा है, और जो ये JSS पे इनको जो समर्थन मूल्य पे माल लिया जा रहा है, इस पे सर इनको मई के एंड की और जून की सर टाइम दे रखा है। भंडारण की व्यवस्था है नहीं, तो सर इसके लिए कुछ पूछना चाह रहे थे भाई, अपनी टीम से या और किसी से माल बेच सके। ये समस्या इन लोगों की थी सर, खेतों में भी माल पड़ा हुआ है सर इनका। अच्छा, तो धीरज जी, आप भी चूंकि आपका वहां पर गोडाउन है नजदीक में, तो आप इस पर प्रकाश डालेंगे कुछ? सर वहां पे बेचने कुछ लोग गए सर किसान, मगर दाम सही नहीं मिल पा रहा है। 1650, 1700, 1750 के आसपास उनको सर मूल्य मिल रहा है वहां पे। अच्छा जी, तो हेलो, हम सभी वक्ताओं से अनुरोध करेंगे कि जो कोई भी अगर इस पे जो है कुछ अगर कहना चाहे। हेलो भगवान सिंह जी। हाँ सर, मैं इस पे कहना चाहूंगा जी कि अभी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है कि किसान का जितना भी जो प्रोड्यूस है, गेहूं, सरसों, चना, तिल की खरीद हो रही है। गेहूं का जो परचेजिंग हो रहा है वो आपका एक एफसीआई कर रहा है, एक राजपेट कर रहा है। तो इसके लिए सेंटर जो बनाए हैं, मंडाना बेल्ट में सेंटर नहीं है, इसका सेंटर कोटा भामासा मंडी में बनाया हुआ है। और उसमें जो किसानों को यहाँ से डेट दी हुई है, उस डेट के हिसाब से की हुई है। और भी मतलब इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। कल भी हमारी BC थी जयपुर, जो हमारे कमिश्नर साहब बैठते हैं, उनसे भी हमने क्वेश्चन रखा था कि साहब हमारे जो उत्पादन है उसके किसानों को परेशानी आ रही है। तो उन्होंने हमें कल आश्वस्त किया कि किसानों का जितना उत्पाद है उसको पूरे को खरीदने के लिए जो लॉन्ग टाइम है शॉर्ट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी बात मतलब चल रही है जयपुर लेवल पर। तो मैं सोचता हूं कि जो किसान भाइयों की जो समस्या है वो शीघ्र ही इस पे कोई न कोई सोल्यूशन निकलेगा, जो परचेजिंग का जो इसमें काम है। अच्छा, धन्यवाद सर। रामेश्वरम जी, और कोई प्रश्न आपका? अपना जो 3 क्लस्टरों में जो सर प्रोग्राम चल रहा है DCM के द्वारा, जीतेगा किसान, तो यहाँ की किसानों की सर ज्यादातर यही थी कि भाई हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप जानकारियां भी दे रहे हो और उत्पादन भी बढ़ रहा है, मगर सबसे बड़ी सर समस्या वो सेलिंग की आ रही है सर। तो वो लोग चाह रहे थे कि भाई इसका समाधान अगर अपनी तरफ ICF की तरफ से, DCM की तरफ से अगर निकल जाए ना, तो धन्यवाद के पात्र होंगे सर। यही अधिकतर सवाल है सर तीनों क्लस्टरों में सर।
बिल्कुल आईसेप और जीतेगा किसान की तरफ से जो डीसीएम श्री राम ऑफिस कोटा है, हम सब लोग प्रयास करेंगे कि सरकार से जो है इसके बारे में जो है उनको अवगत कराएं और उनसे जो भी मदद मिल सके उनको जो है हम किसानों को दिलाने की कोशिश करेंगे। जी। और दूसरे कोई किसान? राधेराम जी, लक्ष्मण जी, हेलो। हाँ राधेराम जी। जी सर। हाँ, आप लोग अपने क्वेश्चन बताइए। सर अभी जो पपीता के लिए वो पौधे बता रहे थे, उनकी क्या रहेगी प्राइस सर? अब ये वहाँ पे डॉक्टर साहब ने नंबर दिया है, आप राहुल, तो उनसे संपर्क करना पड़ेगा। तो उनसे आप ले लीजिएगा, डॉक्टर साहब ने पूरा बता दिया क्या है। उसके लिए हम रामनाथ जी से संपर्क कर लेंगे। जी सर। हाँ, तो और इसके अलावा और कुछ बताइए, ये आपके यहाँ सब्जियों का कैसा चल रहा है? तो किसानों को समस्या तो नहीं? सब्जियों के तो सब्जियां तो अच्छी चल रही है, तो पर दाम नहीं मिल पा रहे सर। अब लॉकडाउन में क्या है, सब्जी बाहर मंडी तक तो पहुंच नहीं पाती, तो किसान थोड़ा सा निराश से लग रहे हैं कि भाई हमें जो दाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे तो सरकार ने छूट दी है ना सब्जियों को मंडी तक ले जाने के लिए, इसकी कोई रोक है? रोक तो नहीं है सर, लेकिन रात को जाना पड़ता है, रात को यहाँ से दूर पड़ता है थोड़ा, 35-40 किलोमीटर पड़ता है, जाना आना 70 किलोमीटर पड़ता है सर। तो कोटा तक तो यहाँ का आदमी ले जा नहीं पाता सब्जी को, क्योंकि रात को दिया हुआ है उन्होंने टाइम मंडी का, और वहां भी इतने दाम नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ। ऐसा कुछ कहना चाहेंगे इस पे? किसान के पास सब्जी बर्बाद हो रही है और शहरों में लोग महंगी सब्जी खरीद रहे हैं, उसका क्या मतलब? बीच में जो ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम है, इसके कारण जो है समस्या पैदा हो रही है। हेलो। मेरे विचार से प्रदीप जी, अगर प्रोजेक्ट की तरफ से सब्जी मंडी में जो मंडी संचालन करते हैं उनसे इस बारे में विचार किया जाए और इसका कुछ हल शायद उसके से निकल सकता है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उनके साथ तालमेल बिठा के और प्रोजेक्ट फार्मर के साथ उनका संबंध स्थापित किया जाए तो शायद इस लाइन पे भी इसमें बच्चू सिंह जी को प्रयास करने की आवश्यकता है। बच्चू सिंह, जरा इस लाइन पे जो है आप थोड़ा संपर्क स्थापित करिए वहाँ पे मंडी से। ठीक है सर, ठीक है। कोशिश करिए कि किसान अपने उत्पाद को वहाँ तक पहुँचा सके। इसको समयबद्ध तरीके से करें, अगले 3 दिन के अंदर संपर्क स्थापित करना और संबंधित कृषकों को जिनको की सब्जी वहां पहुंचाने में समस्या आ रही है उनको कोई समाधान बताना। ये 3 दिन के अंदर की रूपरेखा रखें। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। महावीर, आपका कोई प्रश्न हो तो पूछें। महावीर मेरोटा। हाँ, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। आपका कोई प्रश्न भी क्या है? नहीं, पूछो, आपकी कोई समस्या हो। सब लाइन पे, सब अधिकारीगण। आपके समस्या तो ये है कि हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए। समस्या तो ये है सर, सब्जी की समस्या है अभी तो प्रेजेंट टाइम में। तो भाई वहाँ क्या है कि 2-3 घंटे में जो सब्जी मंडी में भी जाते हैं तो 2-3 घंटे बेचने देते हैं, उसके बाद में फिर हटाओ निकाल देते हैं, भगा देते हैं। हाँ, निकाल, वहाँ 2-3 घंटे बेचते हैं, उसमें फिर अभी थोड़े दिन पहले मैंने भी वो लौकी बेची थी तो 3 थैली बेची, 2 थैली बिकी और 1 नहीं बिकी, फिर उसको फेंक के आना पड़ा। काफी उत्पादन हो रहा है सर लौकियों का, इसका सर अभी। अच्छा जी। तो अभी इसी विषय पे बात हो रही थी, अभी जो है महावीर जी, इसी विषय पे बात हो रही थी कि सब्जी के बेचने में जो समस्या है
उसके लिए बच्चू सिंह जी और राहुल प्रयास करेंगे कि जब वहाँ पे मंडी में वहाँ पे जाकर वहाँ पे जो संबंधित अधिकारी उनसे साथ संपर्क करेंगे और उनके साथ बातचीत करके किसान भाइयों को उनसे जोड़ेंगे ताकि जो है उनका उत्पाद सही समय पे मिल जाए। कोटा शहर की आबादी 30 लाख की है प्रदीप जी, और 30 लाख की आबादी को सब्जी की सप्लाई इसी कैचमेंट एरिया में से होना है, तो मुझे लगता है कि ये एक सप्लाई जनित इशू है और इसका समाधान जरूर मंडी स्तर पर ही मिल जाना चाहिए। जी। और भी कोई बच्चू सिंह जी कोई प्रश्न हो? नहीं तो मुझे लगता है कि अगर आप देख लीजिए कोई किसान अगर कोई अलग से कोई प्रश्न है तो उनका भी उनको ले लेते हैं। अभी विनोद कुछ कह रहा था कि सर मेरे पास कुछ कीड़ा मछली में या पतंगे क्या बता रहा था वो। विरोध है तो अपना प्रश्न पूछ ले। लगता संपर्क नहीं हो पा रहा आपका। बात नहीं हो मेरे हिसाब से तो अभी सभी का कोई प्रश्न है नहीं अभी। राहुल कुछ है आपका? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। हाँ बोलिए। हाँ जैसे कि हमारी ये जून में प्री सोविंग सीजन ट्रेनिंग्स प्रपोज्ड है जी, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनको कंडक्ट करा पाए। लॉकडाउन तो 17 मई तक है। यस इट इज। देखिए 17 मई के बाद क्या पोजीशन बनती है वहाँ पे। हाँ तो इसके समकक्ष मैं पूछ रहा था कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है, इन सर से पूछ रहा था गौतम सर से, अगर एक्सटेंशन में कोई ऐसी एक्टिविटी है जो इसके समकक्ष होती है और उसको अच्छे तरीके से किया जा सके। जी राहुल इस पे हम बात कर रहे हैं, जॉय साहब से बात हुई है और हम लोग इस पे चर्चा करें कि क्या हो सकता है ये जो लॉकडाउन का दौर बढ़ा है और फिर आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है। ठीक सर। कोई और प्रश्न, अंतिम प्रश्न कोई ले लीजिए किसान से अगर किसी का है तो। एक किसान भाई सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी मैं सब ये कहना चाहूंगा कि अभी जायद का तो सोइंग हो गया और खरीफ की सोइंग आने वाली है। जो मुख्य जो फसलें हैं हाड़ौती संभाग की उसमें सोयाबीन है मुख्य फसल। धान का कुछ एरिया लेके बंडाना बेल्ट उसमें धान में नहीं है, तो धान का बीज तो अवेलेबल है ही अपने पास। और सोयाबीन का जहाँ तक सवाल है, सोयाबीन क्या पिछले साल काफी एरिया में खराब हो गई थी बारिश अनियमित होने की वजह से। तो सोयाबीन का बीज की संभावना ये है कि अभी पूरे संभाग का जो मांग हमने अभी कैलकुलेट किया है लगभग 1,51,000 क्विंटल बीज की हमें आवश्यकता होगी। और जितनी संस्था है, चाहे वो बीज निगम है, NSC है या प्राइवेट संस्था है, उनके पास लगभग 51,000 क्विंटल बीज अवेलेबल है। तो मैं किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि वो जो सोइंग के लिए है वो अभी से अपनी कार्य योजना बना लें कि उनको जो फसल भी लेनी है, सोयाबीन लेनी है या मक्का लेनी है, क्योंकि मंडाना बेल्ट के अंदर सोयाबीन, ज्वार और मक्का ये तीन का ही ज्यादा एरिया है। तो सोयाबीन के लिए प्लानिंग करना जरूरी है, इसलिए कि बीज की समस्या इस बार रहेगी। तो अभी से बीज के लिए अपना हिसाब से ये मैनेज कर लें कि कहाँ से बीज अपन को मैनेज करना है और कहाँ से अपन अच्छा बीज अपन लेकर के उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा सभी किसान भाइयों से, जो हाड़ौती संभाग किसान भाइयों से, वो यही निवेदन है कि बीज की व्यवस्था के लिए अपने स्तर से यदि बीज उपलब्ध है तो उस बीज को जो प्रॉपर अपने ग्रेडिंग करते हैं उस ग्रेडिंग के करने के बाद ही उसका उपयोग करें। खाद की जहाँ तक बात करते हैं, खाद के अंदर किसी तरह की समस्या नहीं है। खरीफ के अंदर किसान भाई जो खाद का प्रयोग करते हैं वो बहुत कम करते हैं। उसका करने का कारण यही है कि रबी के अंदर जो है किसान भाई
काफी अधिक मात्रा में या हड़ौती संभाग में सिंचित एरिया होने की वजह से काफी मात्रा में डालते हैं, तो वो खाद का सब्स्टिट्यूट इस खरीफ में हो जाने की वजह से किसान भाई इसका उपयोग नहीं करते हैं। खाद का पर्याप्त मात्रा है, कहीं भी किसी तरह की समस्या नहीं है। बीज की समस्या, तो बीज के लिए किसान भाई अभी से अपनी योजना बना लें, कार्य योजना बना लें कि किस तरह से अपना बीज अपने पास जो उपलब्ध है उसको प्रॉपर ग्रेडिंग करके, प्रॉपर सीड ट्रीटमेंट करके उसका उपयोग करें। और उसको जो अंकुरण वाली जहाँ तक है, अभी गवर्नमेंट के पास बीज नहीं होने की वजह से जो प्रमाणित बीज है उसके लिए गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड जो है 70% है। 70% जर्मिनेशन होगा तभी मतलब वो स्टैंडर्ड उसमें आएगा। लेकिन इसको भी गवर्नमेंट लेवल भारत सरकार द्वारा इसको कंसिडर करते हुए इसको 65% तक उसका स्टैंडर्ड कर दिया गया है। तो मैं इसी संबंध में ये बस किसानों से ये दोबारा निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आपको खरीफ के लिए सोइंग करनी है, प्लानिंग अभी से करेंगे तभी जाकर के अपन उस समय को अपन जीत पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी खरीफ फसल की तैयारी करने के लिए। और हमें लगता है कि हम सब लोग जो है किसानों के भी प्रश्न ले चुके हैं। बच्चू सिंह जी, कोई छूटा तो नहीं है? सर हो गया सभी कंप्लीट। हाँ, तो हम आज की जो इस वेबिनार मीटिंग का जो है हम लगता है समाप्त करने का समय आ गया है। तो एक बार फिर से सभी स्पीकर महोदय का और डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की तरफ से शामिल हुए सभी अधिकारियों का, आईएसएफ के हमारे सभी कुलीग्स का और किसान भाइयों का सबका एक धन्यवाद फिर से करना चाहेंगे कि ये इतने कम समय में सब लोग इस वेबिनार में शामिल हो पाए और इसको एक सफल अंजाम दे पाए। धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप जी। थैंक यू सो मच।